अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से आप सब लोगों को पहले बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल फितर। यकीनन बहुत खुशियों के साथ, जज्बे के साथ, ईदी देने के साथ आप लोग मना रहे होंगे। और मैं इस वक्त जिन साहब से मिलने आई हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी आपको ज़रा खूबसूरत से एक ईदी दे दूँ, क्योंकि हम लोग जब अपना शो करते हैं तो हमारे शो में ज़रा फॉर्मेट चेंज होता है, लेकिन जब ईद आती है तो मेरे पास पूरा मौका होता है तैयार होने का, मेहंदी लगाने का, चूड़ियाँ पहनने का। तो मैंने सोचा कि जी हमारी तैयारी तो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जिस घर में अभी हम लोग जा रहे हैं, यानी कि वो जो घराना है, वहाँ पे ईद कैसे मनाई जाती है। अच्छा जी, मैं उस घर में मौजूद हूँ और बाकी के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक बच्चा है जो बाज़ाहिर ज़िद कर रहा है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन उसको फ्रेम में इसलिए लेंगे कि बच्चों के बगैर ईद तो होती रही है। तो हम भी ज़रा चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाँ तो बुला लीजिए, ईद मुबारक। बहुत प्यारे कुर्ता पहना है आपने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये सबसे छोटा है आपका बेटा? मेरा बड़ा बेटा है ये। अच्छा, बड़ा बेटा है। तो आपके कितने बच्चे टोटल? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा, बाकी का जो तारुफ है बैठने के बाद कराएंगे, क्योंकि इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे सियासत में ईद होती है या ईद में सियासत होती है। आज के प्रोग्राम यानी ईद के शो में आप देखेंगे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो शो है हम थोड़ा सा मिक्स शो करेंगे, क्योंकि जिसमें हम सियासत के साथ साथ ईद के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस ईद होगा, क्योंकि ईद पे सियासतदान ईद कैसे मनाते हैं, घर में कितनी सियासत होती है, बेगम के आगे सियासत उनकी चलती है कि नहीं चलती है। क्योंकि माशाल्लाह मैं जिस कपल से मिलने आई हूँ उनका जो तारुफ है वो तो मैं प्रॉपर्ली आपसे कराऊंगी, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन ज़्यादा कहते हैं ना यहाँ पे घर में किसकी सुनाई जाती है, उस हवाले से भी बातें होंगी। और ईद का जो दिन है, ईद के दिन को मैं ये कहूँगी कि हम खुशियों को और मज़ीद बढ़ाने आए। एक ऐसे कपल से मिलने आए जो माशाल्लाह यंग हैं, खूबसूरत हैं और भरपूर जज्बा उनके अंदर है, क्योंकि वो बताए ना कि हम अपने मुल्क की बका के लिए काम करना चाहते हैं। हम अपने मुल्क की कहते हैं ना जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, और जिस पार्टी को वो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, बड़ी स्पेशल पार्टी। और कराची में स्पेशल MQM का जो होल्ड इस वक्त मैं दोबारा से देख रही हूँ, वो बड़ा स्पेशल है, क्योंकि कहते थे एक वक्त था कि एक होल्ड बहुत ज़्यादा मेंटेन था। बीच में हमें लगा कि कुछ चीज़ों की वजह से नीचे आया था, कुछ लोगों के बीच में इख्तिलाफ़ात हुए थे, लेकिन फिर जाके अब दोबारा से लगता है कि इसने परवाज़ ली, और ये परवाज़ इंशाल्लाह बहुत हमारे अच्छे कराची के लिए हो, क्योंकि कराची में अगर अच्छा काम होगा, दोबारा से जो ब्रिजेस का सिलसिला था, सड़कों का सिलसिला था, लोगों की जॉब्स का सिलसिला था। और मैं से बताऊँ कि जो MQM जमात है ना, बेसिकली जो जमात थी वो उन लोगों की जमात थी जो मिडल, जो हम जैसे लोग थे, जो वो लोग थे जो घर से सपने लेके निकलते थे, जो कहते थे कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और बना के दिखाना है। तो मैं दोबारा से उस कपल की तरफ जा रही हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच अली भाई, आपने हमें टाइम दिया, ईद वाले दिन टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और खुशामदीद, आप घर पे आई हैं। और आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके व्यूअर्स को, सबको हमारी जानिब से, फैमिली की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अली भाई, अली खुर्शीद, ठीक है, आप मुझे बताएं, अपोजिशन में आप इस वक्त बड़ा नुमाइंदा किरदार आपका है और आप एक MQM की नुमाइंदगी करते हो। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम को जब स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि अपनी जर्नी आप थोड़े से लोगों से शेयर करो, फिर हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने अपने इंट्रो में ही बताया MQM के बारे में, स्लाइड से आपने ओवरव्यू दिया, बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था सन 2004 में। मैंने इंजीनियरिंग की है सर सैयद यूनिवर्सिटी से, तो उसी ज़माने में, ज़माने तालिब इल्मी में आई स्टार्टेड विद APMSO, ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे एज अ वर्कर मैंने काम किया। और उसके बाद सन 2008 में जब मैं पास आउट हुआ, तो प्रोफेशनल करियर में जाने से पहले, चूँकि वो जॉब हंटिंग होती है हमारे पास, तो कोई ऐसी हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें तो मैंने सही बोला, इसका मतलब फैसिलिटी तो मौजूद नहीं है कि जी यहाँ पे आपने ग्रेजुएट कंप्लीट किया और आपके पास जॉब जो है वो प्लेट में रख कर आ जाती है। तो जॉब हंटिंग के दौरान यकीनन कोई 6-8 महीने का अर्सा ऐसा था कि जिसमें जो है वो परेशानियाँ थी, इंटरव्यूज़ दिए जा रहे थे कि कहीं जॉब हो जाए। उसी दौरान फिर मैंने इलाकाई जो यूनिट और सेक्टर्स होते थे, तो मैंने यूनिट से अपना जो प्रॉपर एक वर्कर की हैसियत से काम स्टार्ट किया। और फिर बीच में गैप आ गया, तो उसका रीज़न ये था कि मुझे मेरी जॉब हो गई थी, आप बाहर चले गए थे। तो मैं फिर 4 साल का अर्सा मैंने यहाँ पाकिस्तान में गुजारा। एक बड़ी फर्म है, उसमें मैंने यहाँ जॉब की थी। और मेरे चूँकि बैकग्राउंड मैंने जो बताया, इंजीनियरिंग की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, माशाल्लाह, तो वो उसको कैरी किया। और उसके बाद फिर अपने प्रोफेशनल कैरियर को परस्यू करने के लिए मैं फिर मुल्क से बाहर चला गया था। ठीक है। वापसी हुई है मेरी 2018 में।
और 2018 मार्च में वापसी के बाद 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन था। सही। पार्टी और जो इलाकाई हमारे जिम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, मुझे जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट कि आप जो है वो पार्टी की जानिब से जो है एमपीए के कैंडिडेट क्यों नहीं बन जाते। तो उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन भेजी और फिर वो एक इंटरव्यू का सिलसिला होता है एमक्यूएम में, बड़ा छान पटक करके 8 से 10 इंटरव्यूज हुए थे और उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन। मैं वहाँ से एमपीए मुंतखब हुआ था और फिर अपने करियर के आखिरी में, यानी कि मैं 2022 की एंड की बात करूं, तो पार्टी ने फिर मुझे जो है एक जिम्मेदारी और दी कि पहले अपनी जमात का मैं डिप्टी पार्लिमानी लीडर बना था। ठीक है। और उसके बाद फिर आखिरी के दिनों में मैं अपनी जमात का पार्लिमानी लीडर भी बन गया था सिंध असेंबली में। और फिर 2024 में दोबारा टिकट मुझे उसी जगह से मिला, औरंगी टाउन से, जहां मेरी अपनी रिहाइश है। और वहां पे फिर मैं दोबारा एमपीए बना और फिर पार्टी ने अभी जब सीएम के इलेक्शन हो रहे थे तो मुझे वज़ीर आला सिंध के लिए नॉमिनेट किया मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की जानिब से। और अभी 5-6 दिन पहले जो है माशाल्लाह आपको ईदी मिल गई है। मुझे अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारियों पे जो है वो मनसब पे फाइज किया गया पार्टी की जानिब से। चलिए जी, ये तो एक मैंने जाहिर सी बात है, मुझ तक अगर प्रॉपरली नॉलेज नहीं है तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों के पास नॉलेज है। और इस वक्त जो कराची के हालात है उस हवाले से आपको सब पता है कि किस वक्त किन के पास कौन कौन सी सीटें हैं और किस हवाले से हैं। लेकिन हमने अली भाई इस प्रोग्राम को ऐसा नहीं करना, हम सियासत की बात तो करने ही नहीं आए, हम आए आपकी फैमिली से मिलने, हम आए आपकी खूबसूरत बीवी से मिलने, आपके बच्चों से मिलने। तो मैं चाहूँगी पहले हम भाभी, अस्सलाम वालेकुम भाभी, ईद मुबारक। बहुत प्यारा कलर पहना है, थैंक यू सो मच। आपका भी ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। हम लोग जब हम लोग थोड़ा सा माइकों पे कर लें, हम जब ब्रेक में थे ना तो हम ब्रेक में क्या थे, हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले ये कहते, मैंने कहा आपने मेरा फेवरेट कलर पहना है, कहती आपने भी मेरा अच्छा वाला कलर पहना है। खैर मुझे बताएं, ईद फेवरेट कलर कौन सा है आपका? मेरा ब्राइट कलर मुझे पसंद है, रेड, ब्लैक। ब्लैक तो बस जितने सूट हो, ऑप्शन नहीं हो तो आप ब्लैक पहन लें, जितने भी। हाँ अच्छा, मुझे बताएं, माशाल्लाह मैं एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी यहाँ पे देख रही हूँ जिसने मुझे दरवाजे में पहले तो दूर से देखता रहा, फिर से मुझे गले भी नहीं लगाया। ये तो खैर बाद में पूछेंगे, आप कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ठीक हूँ। ईद मुबारक बोल दो। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? ईसा। ईसा, माशाल्लाह। ईसा कौन सी क्लास में है आप? 1 में? जूनियर एफ। ओ जूनियर एफ में। अब अच्छा ये बताएं जरा, ईद का दिन है, ईद पे आप ईदी वीदी मिलती है आपको? किससे मिलती है ईदी ज्यादा? मामा पापा। मामा पापा। पापा ज्यादा देते हैं, मामा ज्यादा देती हैं? दोनों। और ये जो व्हाइट शलवार कमीज आपने पहना, ये किसने दिलाया? मामा। मामा ने। आपको व्हाइट कलर पसंद है? अच्छा मुझे बताएं, वो छोटे भाई से मैंने सुना है आपकी बनती नहीं है। छोटे भाई से बनती नहीं है मैंने सुना है, आप उससे लड़ते हो, सुना है। लड़ते हो? प्यारा भाई है? नहीं, वो मुझसे लड़ता। वो लड़ता? वो तो 2.5 साल का है, वो कैसे लड़ेगा आपसे? अरे वो मुझे मारता है, बाल नोचता है। ओह माय गॉड, 2.5 साल का बाल नोचता है, फिर आप क्या करते हो? मेरे टॉयज चाहिए होते हैं और ना क्या कहते हैं। अच्छा ईदी कितनी मांगते हैं? अभी अगर हम यहाँ ईदी का बोलें, आपको पापा मम्मा कितनी ईदी देते हैं? मतलब आप छोटे पैसे लेके टल जाते हो या आपको बड़ा नोट चाहिए होता है? बड़ा नोट असली। ओह माय गॉड, बड़ा नोट और वो भी असली। अच्छा मुझे थोड़ा सा माशाल्लाह बताएं, आपकी बहुत खूबसूरत सी फैमिली है, कितने साल पहले आप लोगों की शादी हुई? वेल 2016 दिसंबर में मैं जब सऊदी अरब में ही था, जॉब कर रहा था, उसी वक्त जो है मेरी शादी हुई थी 2016 दिसंबर में। और उसके सऊदीया में ही हुई थी? हाँ नहीं, अच्छा, शादी तो शादी, यहीं हुई अच्छा, थी। अच्छा, मैं अच्छा, आया अच्छा, यहाँ अच्छा। पे और उसके बाद फिर मैं अपनी फैमिली को लेके चला गया था वहीं पे जहाँ जॉब कर रहा था। हाँ आप कोई मसला नहीं, आए जाए, आपका अपना शो है बच्चा, आप जाएं, जाके सवैयाँ खाकर आए, सवैयाँ खाकर आए, चॉकलेट खाकर आए और हमारे लिए भी लेकर आए। अच्छा हाँ, फिर तो 2016 में शादी हुई थी और फिर 18 में चूंकि मैं रैप अप करके जॉब वापस आ गया था पाकिस्तान, क्योंकि इट्स बीन वाइल कि मैं 6 साल का अरसा था मैं मुल्क से बाहर था, फैमिली से दूर था। एंड में ऑल्दो के जब शादी हो गई थी तो ये मेरे साथ ही थी वहाँ पे, बट इसके बावजूद भी वालदैन में मेरे पास वालदा हयात है माशाल्लाह से, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि वालदैन के साथ ही रहा जाए। स्पेशली आप अपनी वालदा फिर मुल्क के लिए आए। एग्जैक्टली ऐसे ही था। और मैंने फिर यहाँ पर आके जो प्रोसेस था कि मुख्तलिफ फर्म्स में मैंने अप्लाई किया हुआ था, और इसी दौरान ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास आ गई थी
कि मैं जो हूँ मुझे इलाकाई जो हमारे वर्कर्स हैं उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप जो है वो MPA के लिए आप क्यों नहीं तो अली भाई आपसे मोहब्बत का इजहार ही था ना। देखिए आप पाकिस्तान से चले भी गए फिर आए, उसके बावजूद तो आपको मतलब लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी अच्छी शोहरत थी, आपसे लोग आपकी बात पे यकीन कर देते। वेल समहाउ ऐसे ही था, शायद इसी वजह कर जो है वो पार्टी ने जो है और वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। तो ये रेकमेंड होना भी और फिर उसके बाद उस पूरे प्रोसेस में MQM में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। अच्छा। मतलब मुझे अपनी प्रोफेशनल करियर में जॉब के लिए इतने इंटरव्यू नहीं देने पड़ते थे जितना मुझे MPA बनने के लिए इंटरव्यूज देने पड़े थे पार्टी के अंदर। अच्छा। मुझे आई स्टिल रिमेंबर। अच्छा आप माइक पे बात करेंगे। 8 से 10 मेरे 8 या 9 इंटरव्यूज हुए थे मेरे उस जमाने में। और जो हमारी जो सुप्रीम बॉडी है राब्ता कमेटी जिसे हम कह रहे होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ पैनल्स बने हुए थे और उनके पास जिम्मेदारियां मौजूद थी। एक इलाके में खुद राब्ता कमेटी के हमारे अरकान आए हुए थे, उन्होंने इनिशियल इंटरव्यू लिया, उन्होंने फिल्टर आउट किया, फिर पूरा डेटा जाता है, shortlist आपका हुआ। फैमिली तो वो बैकग्राउंड करते जाता है, सब चीजें जाता है। exactly. अच्छा भाभी मुझे आप बताएं ना, रमशा आपने मुझे नाम बताया, भाभी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। वैसे लगता नहीं टोटली मुझे लगता नहीं सब ये है, रहते असली नहीं बात थे बता यहाँ पे। दे। जी जी बिल्कुल। और इतना जल्दी जल्दी हुआ था क्योंकि ये आते नहीं थे ज़्यादा टाइम के लिए पाकिस्तान। तो आप ही का ये कहना है कि जब भी हम किसी रिश्ते के लिए जाते थे तो वो लोग कहते थे कि हमें लड़के से मिलना है, और ये होते नहीं थे पाकिस्तान में। तो ये सिर्फ 1 वीक के लिए आए थे। जी, exactly. और उसी टाइम पे मेरा प्रपोजल जो है वो मेरी फुप्पो सऊदिया में होती हैं, उन्होंने किसी वो मैरिज ब्यूरो वाली होती हैं उनसे दोस्ती थी, उनको पिक्चर्स भेज दी, इनके फ्रेंड थे उन्होंने उनको भेज दी, तो वो सऊदिया में माशाल्लाह हुआ सब। और फिर वापस पाकिस्तान आए, जब ये आए तो फिर तो क्विकली शादी हो गई। जी 1 हफ्ते में सिर्फ फैमिली मिली और हमारी बात पक्की हो गई थी और डेट फिक्स हो गई थी। और फिर दिसंबर में 1 अप्रैल को मैं पाकिस्तान आया था। हाँ, और 10th ऑफ अप्रैल आप बन गए थे रिश्ते में। 11 अप्रैल की मेरी Flight रिटर्न थी थी। फ्लाइट, और 10 अप्रैल को हमारी एंगेजमेंट कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, कुछ भी कह अच्छा लें। मुझे बताएं, जैसे अब तो आप डबल अब जिम्मेदारियां भाई पर हो गई हैं क्योंकि उन्होंने घर भी देखना है, सियासत भी देखनी है। मुझे बताएं कोई फ़र्क आया है इस फील्ड में आने के बाद, सियासत में आने के बाद? क्योंकि पहले जब नहीं थे तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा देते थे, अब रात को 2 बजे भी कॉल आएगी उन्होंने जाना है। ये देखो जो हम लोग काम करने वाली औरतें हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन आप हाउस वाइफ हैं तो किस तरह से मैनेज? भाई थोड़ा आपसे पूछूंगी कि ये कैसे मूड अपना कंट्रोल रखती हैं, मैनेज करती हैं। खैर इस वक्त हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मुझे ब्रेक का इशारा दे दिया है, और मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ हम अभी आपके साथ बांट रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत सी बातें होगी अली खुर्शीदी भाई से, और बहुत सारी बातें बच्चों के साथ भी होगी क्योंकि क्यूट से बेबी यहाँ मौजूद है। वो बात अलग है कि वो भी मिलना नहीं चाह रहे हमसे, लेकिन बच्चों में घुसना पड़ता है। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। और इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पे सियासत के साथ साथ जरा घर की सियासत पे भी बात हो रही है, क्योंकि घर की सियासत औरत से शुरू होती है। तो आप तो हंसना शुरू हो जाएंगे कि जी औरत से शुरू होती है। जी बात सच है, मर्द जितना भी कहते हैं ना फन्ने खान क्यों ना हो, लेकिन घर में जी औरत ही चलती है। तो ये तो हम भाई से पूछेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने भाभी से पूछा था जी जब से इस भाई इस फील्ड में आए हैं तो अब क्या चेंजिंग आई है भाई में? मतलब किस तरह मैनेज करती हो मूड को, इनके टाइम को, इनके काम को, बे टाइम कॉल्स आने को? तो ईद की शॉपिंग भी इन्होंने कराई कि नहीं कराई? थोड़ा टाइम मिला था तो ईद की शॉपिंग वैसे तो मैं पहले से ही कर लेती हूँ। रमज़ान में मुझे पसंद नहीं कि खुद निकल के जी। मतलब अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है, खुद कर लेती हूँ। बाकी ये कि हमें थोड़ा इनके शूज़ के लिए बस थोड़ा इशू हो जाता है, उसके लिए इनकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है। तो उसके लिए मुझे इनसे बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं कि आप प्लीज़ चल लें, टाइम बता दें किस दिन मैं आपके साथ जा सकती हूँ। और इनको बाजार ज़्यादा पसंद नहीं है तो वहाँ पे भी थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। मर्दों को है, मैंने देखा मर्द जो होते हैं बाजार के मामले में बिल्कुल अच्छे नहीं होते। और अक्सर अगर मॉल में चल जाओ बाजार में जल्दी काम कोने में खड़े हुए देखो तो मुंह बनाते हुए। मैं ये करती हूँ पहले ऑनलाइन सब देख लेती हूँ कि कहाँ पे मुझे इनका साइज अवेलेबल मिलेगा, कहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर वो आउटलेट्स होते हैं, बस वहीं पे जाना होता है, वहाँ से शूज़ लेने होते हैं और बस आ जाते हैं हम। इनके साथ ये करती हूँ। अली भाई की पसंद के कपड़े पहनती है या ये वो कहते हैं कुछ भी पहनो तुम सजती हो? ये इनकी बिल्कुल ये ना टफ टाइम नहीं देते किसी भी किस्म का। ये बहुत मतलब जो मैं पहनूं पसंद करते हैं क्योंकि मुझे वैसे भी सिंपल पसंद है। मिल गई है इसमें उनका कसूर नहीं है। अगर औरत खूबसूरत हो तो वो कुछ भी पहने। मेरे ख्याल से अली भाई मैं सही कह रही हूँ? जी एग्री करूंगा मैं। मतलब मैं एक बात कर रही हूँ कि औरत के पास अगर सलीका है तो उसको ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग अक्सर, मैं ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है, मैंने देखा अक्सर लड़कियां ब्रांड कॉन्शियस होती हैं, जेब में मियाँ के नहीं होते पैसे तो वो कहती है फलां ने 25,000 का ही जोड़ा पहना था मैंने पहनना है। तो मुझे लगता है हमें हमारी शख्सियत इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। जी बस आप कह रही
कैरी करें, जो कैरी करें वो आप अच्छे से कैरी करें। अच्छे से कैरी करें। तो बस ये है, बाकी टाइम का ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। और फिर मैं ये सोचती हूँ, और हम लोग आपस में जब डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए हमें सेक्रीफाइस किसी ना किसी को तो देना होगा ना। तो जैसे अब अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम तक ये रात में बिजी होते हैं, जैसे अभी इलेक्शंस थे, तो बस मुझे ज़्यादा फिक्र होती थी कि हेल्थ की, कि आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 घंटे के लिए आके सो रहे हैं, फिर आपको सुबह जाना है, वो कैंपेन चलानी है, मीटिंग्स हैं, तो ये हो जाता है। बस थोड़ा इनकी रूटीन टफ हो जाती है, बट ये है कि मैं समझती हूँ इस बात को कि उनका जो अभी बच्चे किससे फील्ड ज्यादा जो है- अटैच है, मतलब छोटा माशाल्लाह मूसा, ईसा और मूसा, मूसा, हाँ, तो वो थोड़ा मैच्योर हो गया, मुझे बच्चे पता है। दोनों से ही अटैच्ड हैं। और बाकी ये कि जब ये घर में होते हैं तो वो बच्चों के को टाइम बच्चे प्रॉपर बाप देते के हो हैं। जाते हैं। जी बिल्कुल, वो तो फिर जैसे मुझे मैंने देखा है, जब भी बहुत बच्चे ना, ज़्यादा- जब बच्चे बाप घर में हो तो बच्चे हमेशा बस। बाप के हो जाएंगे। और जब ये मैं फिर बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ जब बाबा चले जाएंगे ना, फिर तब भी मत आना मेरे पास, बाबा के पास ही अच्छा, जाना। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे आप बताएं, इन पे कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको अच्छी लगती है? शलवार कमीज़ में अच्छी लगती है? अक्सर होता है हम लोग जीन्स के साथ लॉन्ग कुर्ती भी पहनते हैं, बाहर होते हैं तो आपको ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कौन सा ड्रेस आपको अपनी बेगम पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है? वेल, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं इतना नहीं सोचता इन सब चीज़ों को अरे लेके। भाई, ये मैं कौन सी लिटरली बात बता है? रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये जो पहन लेती हैं अच्छा लग रहा होता है। और यकीनन जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, शलवार कमीज़ है, अब वो उसमें थोड़ा सा जिद्दत आ गई है, वो पजामे भी चलते हैं, फ्रॉक्स हैं, वो मैक्सियाँ भी मैक्सीज भी हैं, और ये तो वो ये जो पहन लेती हैं वो मैंने तो इसका कभी इस मतलब पे आप आगे भी नहीं तारीफ किया। करने में शायद तारीफ नहीं करते नहीं हैं? नहीं, तारीफ करते हैं। अगर आप तैयार होती हो तो बोलते हैं तारीफ बेगम करते हैं। बहुत प्यारी बल्कि लग रही कभी हो। कभी तो ऐसा होता है कि मैं बोल रही होती हूँ कि इस पे क्या है, मतलब ऐसे मुझे तो वो नहीं अच्छा लग मोहब्बत रहा, है ना? तो वो बोलते हैं अच्छी लग रही हो ऐसे। ये मोहब्बत। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ आप लोग कितने बहन भाई हैं? वेल, मेरे हाँ, मैं अपनी फैमिली का बताऊं तो हम 3 भाई हैं, और भाइयों में मैं छोटा हूं और सबसे छोटा हूं, और सही। मेरी 4 बहनें हैं, और 3 बहनें मुझसे बड़ी हैं और अच्छा, 1 माशाल्लाह। बहन मुझसे छोटी बहन है। अच्छा, तो हम 7 टोटल भाई बहन हैं। सबसे छोटे ये। आप सबसे छोटे भाइयों हैं? में सबसे छोटा मैं हूं। तो घर में लाडले भी थे, शरारती भी थे? मुझे Exactly शरारती तो ऐसे। खैर आप नहीं लगते कहीं से, आपकी हालांकि आंखें शरारती हैं। वेल ये आपको किसने बोला? वेल नहीं, बिल्कुल अब भी ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत शरारती था। और मैंने आपकी in fact- आंखों से लगाया, क्योंकि अभी जिस फील्ड में ये है, जाहिर सी बात है कि इंसान जब एक आपके पास एक आ जाती है, जॉब आ जाती है, और आपके पास मुल्क की नुमाइंदगी आप कर रहे हो माशाल्लाह, एक तो वहाँ पे जाके बनता नहीं है, लेकिन घर के लिहाज से फ़नी है, जी मस्ती। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत। और सारे बच्चे जो है ना, नंदों के मेरे जो नंदों के बच्चे हैं, उनको जैसे अली नहीं होते ना, तो कॉल्स कर करके कि मम्मा कब आएंगे, जल्दी घर आ जाएं, हम लोग आए हुए हैं। जब नंदे आती हैं ना, तो बच्चों के साथ इनकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि बच्चे मिस कर रहे होते हैं कि मम्मा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, मम्मा को बुलाएं। और जब आते हैं ये, तो सारे बच्चे जो है इनको बस घेरा हुआ होता है, कोई दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, कोई और सर छोटे दबा भी रहा हैं। है, तो ये होता है सारा। अच्छा अली भाई, अम्मी किन के मतलब पास ज़्यादा होती है? मतलब माशाल्लाह जॉइंट अम्मी है फैमिली हमारी, हम तीनों भाई साथ रहते हैं, माशाल्लाह और अम्मी बिल्कुल हमारे साथ ही रहती हैं। माशाल्लाह। मतलब आपका दुआओं का सिलसिला और बहुत ज़्यादा इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि आप लकी सब इनफ भाइयों के की- वालदैन में हमारी वालदा जो है वो हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, और वो हमारे साथ ही रहती हैं, हम उनके साथ रहते हैं। हाँ हाँ, आप हम उनके साथ रहते हैं। वैसे बाकी बोलना ही चाहिए। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं ना, जैसे मैं लोग कहते हैं आप कहाँ रहती हैं, अलग रहती हैं? मैंने कहा मैं अलग क्यों रहूँगी, मेरी वालदा है और मैं वालदा के साथ रहती हूँ। मतलब अगर हम लोग बाहर काम करना शुरू हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना कल्चर भूल जाए। exactly, बिल्कुल और सही मेरे बात ख्याल से हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। खैर अली भाई, थोड़ा सा बताएं, सियासत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सियासत अब आप कहाँ देखते हैं? जो दोबारा से जो इलेक्शन हुए हैं, बड़ा इसमें हालात ख़राब भी हुए थे, बहुत सी बातें एंड टाइम पे आपने भी सुनी है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन उस हवाले से जो चीज़ें अपडेट हुई हैं, अब कहाँ देखते हैं कि मुल्क में कहाँ तक बेहतरी आएगी? वेल, पाकिस्तान में जो मुरवजा हमारा सियासी निज़ाम है, उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं ना, अब उनको आप कोई भी नाम दे दीजिए, मुस्लिम लीग नून कह कुछ लीजिए, भी कह पीपल्स लीजिए, पार्टी कह लीजिए, तहरीक इंसाफ कह लीजिए, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके रवैयों में तब्दीली, इतना सब कुछ होने के बावजूद, यानी कि अगर मैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बात करूं, आज डॉलर जो है वो जो सन 2007-8 में 60 रुपए का होता था, आज 300 क्रॉस कर रहा है। ऐसे ही है ना, इसके बावजूद भी सेंस प्रिवेल नहीं कर रहा बड़ी सियासी जमातों में। उनका टारगेट ये होता है कि जी मैं आ गया हूँ तो मेरा सियासी, अगर नून लीग की हुकूमत है तो वो पीटीआई को उनको बैशिंग शुरू हो जाती है, और फिर विक्टिमाइजेशन की हद तक आ जाते हैं लोग। फिर पीटीआई वो हुकूमत में आती है तो वो बोलती है अब मैं नून लीग की बैशिंग करूँगा। होता ये है, इस सारे सिनेरियो में आवाम कहीं दूर चली जाती है।
अवामी मसाइल कहीं दूर चले जाते हैं। इन सारे मसलों को लेकर सीरियसनेस का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क की बड़ी सियासी जमातें नहीं कर सकती। अच्छा, मैं मैं MQM या ऐसी जमातें जो तीसरे और चौथे नंबर की जमातें हैं, अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लूँ, उन पे जिम्मेदारी मैं इसलिए आयद नहीं करता हूँ इतनी ज़्यादा, ऑल्दो कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, बट उसके बावजूद भी जो बड़ी सियासी जमातें वो ट्रेंड सेटर्स होती हैं, वो सेट करती हैं ट्रेंड। बट इसके बावजूद पाकिस्तान में जिस अजीब एक रवैये बन गए हैं, सोशल मीडिया पे बेहंगम अंदाज से जो है वो बैशिंग शुरू हो जाती है, करेक्टर असैसिनेशन की हद तक आ जाते हैं, लोग पर्सनल हो जाते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ सियासत कभी पर्सनल नहीं होनी चाहिए। Exactly मिसाल अगर आप किसी की नुमाइंदगी करते हो, जितने भी अलग अलग पार्टीज हैं, आप पार्टीज के साथ लड़ो, आपका आपस में मुकाबला है ना, हेल्दी मुकाबला है, लेकिन आप एक पर्सनली जो अंदर की फैमिलीज को इन्वॉल्व करना, उस पर बात करना, मुझे लगता है कि हम बहुत गिर ऐसा ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिलो द बेल्ट जाने वाली बात हो जाती है ये, और ये नहीं करना चाहिए। ये रवैये, मुझे लगता है कि शायद एक नई सियासी जमात को इंडक्ट किया गया था पाकिस्तान के निज़ाम में, और उस जमात के इंडक्शन से ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो अजीब ही सूरत हाल हो गई है। मैं एक्सप्लेन भी करने में मुझे शायद हिचकिचाहट हो रही है ऑन कैमरा कि किस तरह का हम लोगों ने अपने रवैये बना लिए हैं। हमें गवर्नेंस पे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, हमारी सियासी मुखालफत रहनी चाहिए, वो एक हेल्दी चीज़ है, क्योंकि अगर नज़रियात में इख्तलाफ नहीं होगा, पॉइंट ऑफ व्यू में इख्तलाफ नहीं होगा, तो सब एक यूनिडायरेक्शनल होकर सोचने लग जाएंगे, तो शायद अगर सब गलत सोचने लग जाएंगे तो फिर तो पूरे कौम का ही बेड़ा गर्क हो जाना है। अब मैं तो इस वक्त बिल्कुल भी गलत नहीं सुनना चाह रही, मैं चाह रही थोड़ा ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक के बाद मैंने ज़रा करनी खाने पीने की बात है, और ये भी पूछना है कि एक औरत कितना कामयाब बनाती है मर्द को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर औरत सुकून नहीं घर में रहेगी, मर्द रिलैक्स नहीं होगा घर में अपने झगड़ों से, अपनी चीज़ों से, क्योंकि कहते हैं घर में अगर फ़ोन आ रहा है, आप किधर रह गए, घर में पड्डा हो गया, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो सारे सवालात कि अली भाई इन चीज़ों को कैसे फेस करते हैं, और क्या मर्द की कामयाबी एक औरत के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि सब कहते हैं जी जो औरत होती है वो अपने साथ अपना नसीब लेके आती है। खैर, इस नसीबों के साथ हम बहुत सारी बातें और करेंगे, क्योंकि आपको इस वक्त जो ये माहौल नज़र आ रहा है एकदम से चेंज इसलिए हो गया है कि अभी हमें छोटी पार्टी ने ज्वाइन किया है। छोटी पार्टी को बड़ी मुश्किल से हम लेकर आए, क्योंकि मैंने सुना है कि वो वाकई इसको मारता है, और ये अभी पता चल गया है कि शरारती है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? नाम तो बता दे। अच्छा मूसा, हाथ मिला लें। मूसा, देखो मैंने मेहंदी भी लगाई है। आहा, अच्छा जी, मूसा अभी थोड़े देर में ज़रा नॉर्मल होते हैं, और मूसा के बाल माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे सिल्की हैं, और ये सही बोलता है कि जो है ना वो छोटू वाला है जो उसको यूं मारता है, वो मानती। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा बाहर भी चलते हैं। अच्छा मुझे भाभी थोड़ा ये बताएं, ईद वाले दिन स्पेशल भाई फरमाइश क्या करते हैं कि जी ये होना चाहिए, ये बताएं क्या खाने पसंद है? ये बोलते हैं कि रमज़ान में क्योंकि बहुत ऑयली और इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं, तो सब्ज़ी और दाल और चावल बना लो। सब्जी दाल चावल बनाओ बस। फेवरेट क्या खाते हैं? फेवरेट इनका सब कुछ खाते हैं माशाल्लाह से, कोई इनकी वो जो है फरमाइशें ऐसी नहीं होती, मतलब इनको कोफ्ते पसंद है। भाई आपको कोफ्ते पसंद जी है? जी बिल्कुल, कोफ्ते तो अम्मी के फेवरेट हाथ है। के कोफ्ते वाली कहानी क्या है? वेल अम्मी के हाथ के कोफ्ते का तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा भाई, ये अक्सर मैंने सुना कहते हैं जो हमारी माँ के हाथ में जायका था वो नहीं है, ये तो 100% मैं भी Exactly कहूंगी। ऐसे ही है। लेकिन कुछ ना कुछ ये माँ जैसा बनाती है। वेल वो ये स्पेसिफिकली अगर कोफ्ते की बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जो ये खुद भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा जी, बहुत सारी डिशें ऐसी हैं जो खुद भी अच्छा बनाते हैं। मैं आपको टेबल भी सज चुका है। हम यहाँ से वही बात करते हैं कि तुम अच्छा क्या बना लेती हो जो भाई को लगता है कि जी ये चीज़ मेरे हाथ की मेरी मियाँ को बहुत पसंद है। हलीम बहुत पसंद है इनको। हलीम बना लेती हो? अच्छा, हलीम पसंद है, बाकी बीफ बिरयानी पसंद है इनको। अच्छा की। तो मैंने सुना है कि कुकिंग का इसका मतलब आपको पहले से शौक था? बहुत ज़्यादा, बचपन से था शौक, और स्कूल लाइफ में भी जैसे होती थी ईद मिलन पार्टी वगैरह तो बना के ले जाती थी। और कभी सोचा नहीं कि इसके अलावा तुम कुछ और बन जाती, कोई एंकर बन जाती, कोई डॉक्टर बन जाती, इंजीनियर बन जाती? नहीं, इंशाल्लाह आगे के प्लान्स हैं मेरे स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के, और एमफिल में एडमिशन लेना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो भाई को शौक है, सपोर्ट करते हैं? जी सपोर्ट करते हैं, बस ये है कि बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं खुद अभी चाहती हूँ कि थोड़ा सा
कम से कम स्कूल गोइंग हो जाएं, 4 इयर्स का कम से कम मूसा हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह ज्वाइन तो ये करूँगी नाम वापस। ईसा मूसा किसने रखे? ये अब दादी की पसंद से है, नहीं। नानी की पसंद से होता है ना जी, डिसाइड किया जाता है जी मैंने बच्चों के नाम ये रखने हैं। नहीं, इन लोगों ने सब मेरे ऊपर पूरा मुझे वो था कि आप जो आपका दिल चाहे वो आप रखो। तो ईसा मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा था, मुझे बहुत पसंद था। लेकिन मूसा का नाम बस ऐसे रखा गया कि सब पूछते थे कि ईसा के बाद कि मूसा कब आ रहा है मूसा। तो बस वो मूसा पूरी सब ने मिलके रख दिया पूरे। चले जी, ईसा के बाद मूसा कब आ रहा है, तो माशाल्लाह दोनों बच्चे आपको दिखा रही हूँ मैं, और साथ साथ ईद की खुशियाँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो घर है ना बेसिकली वाकई औरत से बनता है। जैसे वो बाहर काम कर रहे हैं इस वक्त, उन पर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो घर का सुकून है वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम लोग 3 बहनें 3 भाई हैं। 3 बहनें 3 भाई। आप कौन से नंबर पे? मैं 3rd नंबर पे हूँ, सबसे बड़ी बहन, और फिर भाई के बाद मैं हूँ। अच्छा। और शादी हम लोगों में बहनों की पहले हुई थी, तीनों बहनों की शादी पहले हुई थी, फिर भाई की शादी हुई थी। अच्छा, तो मैं बाकी 2 छोटे भाई हैं। अच्छा, छोटे भाई की भी जी, शादी जी, रहती है, बहनों की पहले हो गई। जी, जी। अच्छा, ईद वाले दिन स्पेशल आपके घर में जब मैं पूछूंगी क्या बनता है, जो हम लोग दोपहर में अब होता है, ये दोपहर में ये पुलाव बना लो, बिरयानी बना लो, कढ़ाई बना लो, या जो आपने कहा भाई को दाल चावल पसंद है। जी, सब्जी दाल चावल इनको ये चाहिए होता है ईद के दिन। तो क्योंकि वो रोज़े में ये होता है ना कि आप पूरा दिन आपने फास्टिंग करी होती है पूरे 30 डेज तक स्ट्रेट, तो अचानक से आप इतना हैवी अगर खाएं तो फिर इनकी 2-3 दफ़ा हो भी चुका है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा। वॉमिटिंग्स हो गई थी, तो फिर इनको होता है कि बस लाइट रखो, तुरई बना लो, तुरई की सब्जी। और सब्जी पसंद है? जी, बहुत ज़्यादा पसंद है अली को अच्छा, सब्जी। मैं बता रही हूँ, मर्द जो होते हैं वो ज़रा दालें तो खा लेते हैं, भाई ज़रा इधर है, ये सब्जी वब्जी मैंने सुना है दालें वाले तो मर्द शौक से खाते हैं। ज़रा माइक दे दीजिए, अब तो उसके बाद आप तुरई शौक से खाते हैं। जी जी बिल्कुल। खाने में तो रिस्क तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और कोई वो चूज़ी नहीं हो कि ये वाली चीज़ खानी है ये नहीं खानी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खाते माँ के हाथ की कौन सी चीज़ पसंद है? हैं। वेल कोफ्ते मुझे बहुत पसंद है। बहुत कोफ्ते, पसंद हाँ, है? बहुत ज़्यादा पसंद अब इसके अलावा मम्मी की कौन सी चीज़ जो ऐसी आपको होती है कि मेरी माँ यार है। ये आलू की पूरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो बनाती थी, और जो बिहारी कबाब होते हैं स्पेशली, वो स्पेशलिटी है। हम लोग उसमें बकरा ईद में करते हैं, पार्टी करते हैं बारबेक्यू की, तो वो अम्मी की रेसिपी होती है, क्योंकि अम्मी थोड़ी ज़ईफ़ हैं, तो माशा वो काम नहीं कर पा रही होती तो अब आप लोग आ तो गए हम ना? उनको खड़ा करते हैं किचन में कि नहीं आप बताएं कि इसमें कितना प्याज डलेगी, कितना ये सब। वो तो आपका गूगल वो है। जी बिल्कुल, सासू हमारा माँ। रेसिपी वो जो मसाला होता है ना वो उनका ही होता है वैसे सारा। कितना अच्छा लगता है भाई। अच्छा, मुझे बताएं कभी बचपन में मम्मा से कोट शोटे पड़ी, अब्बा से? देखिए मानती हूँ इस वक्त तो ये सवाल बनता नहीं है क्योंकि हमारी कुटे लग जाएगी, लेकिन हो सकता है बचपन में मुझे बड़ी कुटे पड़ी है। नहीं, वालदैन मैंने जैसे बताया कि अम्मी ने कभी नहीं हमें मारा। हाँ, मेरी चूँकि वालिद साहब की मेरी डेथ जो है जब मैं कोई 1.5 साल का था उसी बहुत वक्त हो गई छोटे थी। थे। जी एग्जैक्टली। तो मेरे जो बड़े भाई थे और मेरी जो बड़ी आपी हैं, उनसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पिटा हूँ। अब्बू ने जो कमी जो नहीं कमी रह गई थी वो मेरे ख्याल से मेरे जो बड़े भाई और बड़ी बहन है उन्होंने वो कमी पूरी तो आप कर जब दी। भी तो कहते ना आज किसी मकाम पे जी, भी खड़े हैं exactly. कि वो सुधार था। बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें कभी कभी मेरी अम्मी ने तो हाँ, बहुत मारा बिल्कुल, है। मैं बहुत शरारती थी। कभी बहुत। बेलन से पिटी हो? नहीं, बेलन से तो नहीं। मैं बेलन से पिट चुकी हूँ, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बेलन से नहीं पिटी, बट वैसे अब्बू से बहुत डांट, बल्कि सबसे ही मुझे डांट पड़ती थी क्योंकि अपने कजन्स में मैं सबसे बड़ी थी। अच्छा। तो मुझसे बड़े बहन भाई जो थे वो थोड़े से रिजर्व रहते थे, और मैं थोड़ी चुलबुली सी कि कुछ करना है। अब ईद कार्ड्स बना रहे हैं बैठ के, तो सारे कजन्स को लेकर मैं बैठी हुई हूँ, कार्ड्स बना रही हूँ। रात में कुकिंग हो रही है तो वो रमशा बाजी मैक्रोनी बना दें और स्पैगेटी बना दें। हालांकि मैं खुद भी छोटी थी, 7 क्लास में लेकिन शौक होंगी, था। मगर मुझे शौक था, तो मैं मेहंदी- लीड कर रही मेहंदी होती लगानी आती थी। है? जी, मेहंदी लगाती थी चांद रात पे सब बच्चियों को, अपनी अम्मी को, चाची को। हम लोग भी क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो हम लोगों का भी वही होता था। जैसे अभी मेरे ससुराल में है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। हमारे यहाँ ये होता है ईद पर कि पूरी बनती है, और अरे हम सुबह तीनों उठते ही देखें एक बात है, अब माशाल्लाह आप खूबसूरत रिलेशन में दोनों हैं, ईदी के तौर पे क्या मिलता है? ईदी में कभी गिफ्ट मिल जाता है, कभी कैश मिल जाता है। वो और जैसे मांगने कभी में मजा आता है क्योंकि हमें तो देनी हाँ, पड़ती है बिल्कुल ईदी। बिल्कुल। मैं ये जब अक्सर कभी वैसे भूलते नहीं है, लेकिन जब भूल जाएं कि बिजी हैं, पूरा दिन शाम हो गई जैसे, अगर ये कहीं चले गए हैं, जैसे इनको जाना होता है शोधा के फैमिली से मिलने के लिए सुबह सुबह, तो मैं शाम में बोलती हूँ नहीं आपने मेरी ईदी नहीं दी, मुझे ईदी दें आप। तो फिर अच्छा अली भाई, ये जो मांग की ईदी लेने का मजा है वो मैं कहती हूँ बहुत अलग है। Exactly. बहनें आपके उसका खैर चार्म बड़ी ही हैं, अलग हाँ। है, उसका तो चार्म ही अलग है। आपको कभी मिलती है ईदी बड़ों से? मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जो आज तक ईदी वसूल करता है, क्योंकि मैं घर में छोटा हूँ तो मैं अपनी बड़ी बहन से, अपने भाइयों से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ से, मैं सबसे ईदी मतलब ये पहली पार्टी है जिसने अभी तक घर में भी खाया है भाई, ये मैं कह सकती हूँ। आप तो लाडले हुए इसका मतलब जी है। एग्जैक्टली। मैं इसका भरपूर फायदा उठाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक मुझे जो है वो ईदी मैं वसूल करता हूँ। अच्छा भाई, इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपको मैं एक बात पूछ सकती हूँ कि बुरा ना लगे?
इससे पहले कभी जब शादी नहीं हुई थी कभी कोई ड्रीम था, किसी पे क्रश था स्कूल में? हमें होता है भाई, सबके होते हैं, लड़कों के होते हैं। मैं देखिए इंजीनियर्स के बारे में ना बड़ा मशहूर है कि वो बड़े खुश्क टाइप होते हैं, तो अच्छा। आई वाज वन ऑफ देम। तो उसमें होता ये था कि मुझे इन सब कामों के लिए शायद टाइम नहीं मिलता था। कभी नहीं, कभी कोई टीचर पसंद आ गई हो, नहीं कोई ऐसा पढ़ाने कुछ भी वाली, नहीं, कोई नहीं टीचर भी सर ही होते हैं। अच्छा, फॉरन सपोर्ट किया। मैंने कहा शायद कोई भांडा फूटने लगा है, पर आपने फॉरन सपोर्ट कर दिया। बोर्डिंग सी थी वहाँ पे, तो लड़कियाँ भी कम थी, बताते हैं कि 4-5 थी। तो यकीन था इनकी बातों में? जी क्योंकि मेरा भाई भी सर सैयद में है ना। अरे कितनी क्यूट बात हो, हमारी भाभी है। वैसे भाई मैं वेल somehow ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे मैं था, I'll be मान honest लो। with you, बिल्कुल ऐसे ही था। और इंजीनियरिंग में वैसे ही जो पढ़ाने वाले होते हैं वो 70-60 प्लस वाले लोग होते हैं और बड़ा खुश किस्म की चीज़ें होती हैं। और मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ, तो वो लोगों को बताना कि मैं हूँ कौन सा इंजीनियर, ये भी थोड़ा सा बता दें, ये भी हाँ। बड़ा खुश किस्म की चीज़ें होती हैं। बट मैंने चूँकि 2012 के बाद से मैं चूँकि मुल्क में ही नहीं था मौजूद, बसिलसिला रोज़गार मुल्क से बाहर था, तो वो टाइम ही नहीं मिल पाता। बोरिंग सऊदीया में भी अपने वहाँ सॉरी पे रहते अब थे। जाके जरा ओपन हुआ है, वरना पहले तो हाँ, आपको मैं भी जब औरतें गई थी औरतें तब नहीं नजर था। नहीं आती थी बुर्के के बहुत अलावा। अच्छा, जब मैं गई थी तो अच्छा था। 2017-18 में वापस आए थे हम, तो माशाल्लाह से इसका उस टाइम पे तो है- अच्छा था। मतलब ये है कि भाई का कोई स्कैंडल, कोई क्रश, कोई कुछ नहीं है। मैंने चाहा था, मैं सोच रही थी शायद कोई बोले जी फला एक्टर थे, अरे कोई एक्टर भी नहीं। कोई ड्रामे देखते थे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पुराने जमाने में मरीना, इन सब लोगों को ना। बॉलीवुड फिल्म बहुत देखी मैंने और उसमें यकीनी तौर पे जो एक्ट्रेसेस थी तो वो पसंद आती थी, बिल्कुल हाँ, आती वो थी। काम- हाँ, उनका बिल्कुल काम आती- अच्छा हाँ, था। बिल्कुल काम अच्छा था, वो खुद भी अच्छी थी। ये देखे थोड़ा सा मैं पटरी पे ले आई हूँ, पर पटरी को यहीं से काट देते हैं क्योंकि इतना ही बहुत है। हमने कभी भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे लड़ाइयाँ हो जाए, क्योंकि रिश्ते बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। खैर यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा हम खा भी लेंगे और फिर जब ब्रेक से आएंगे तो मस्जिद माशाल्लाह पूरी फैमिली भरी हुई है, लेकिन हमारे लिए स्पेशल इस वक्त फोकस ये लोग हैं, तो उनसे आपको मिलाएंगे। मीठी ईद, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी फैमिली और साथ साथ में सियासत के साथ घर की सियासत की बात हो रही है। इस वक्त आपके सामने टेबल सजा हुआ है और साथ में चाय भी आ गई है। अगर हम चाय निकालते हैं क्योंकि कहते हैं ना जी, मेहमान सिर्फ 15-20 मिनट मेहमान होता है, फिर वो मेज़बान हो जाता है। तो इस वक्त एक घर वाला माहौल है। तो भाभी ये मेरी तरफ से आपको, मैं तो चाय बहुत शौक से पीती हूँ। अच्छा भाई मैं निकालती हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि घर में कभी आपस में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हुई हैं? कभी कोई बात पे इख्तलाफ हो गया हो, अली भाई ने बोला हो कि नहीं नहीं बेगम मेरी बात सही है? हो जाता है ऐसा कभी कभी, मगर ये कि अंडरस्टैंडिंग के साथ उस सर्कमस्टेंसेस में हम डील कर लेते हैं। कर लेते हैं। और जी बिल्कुल, सॉरी कौन कहता है ज़्यादा? दोनों ही जैसे अगर इनकी गलती है तो फिर ये कर लेते हैं एक्सक्यूज। रियलाइज होता है कि जी, किसकी जी, गलती जी, है? जी, बिल्कुल, अच्छा दे जमाई दे, तुम ज़्यादा करते हो सॉरी? हाँ। किसको सॉरी बोला है आज तक? हाँ, दोनों। मामा पापा को बोला है सॉरी? अच्छा ये बताओ, ये ईदी जो जमा करते हो उसके बाद ईदी उड़ाते कहाँ हो? खाते हो कुछ या फिर जमा करने के बाद कुछ चीज़ें ले लेते हो, क्या करते हो? कुछ भी खा लेता हूँ। कुछ भी? क्या पसंद है खाने में वैसे? कुछ शादी से पहले कभी सोचा था कि ऐसे शख्स से शादी हो जाएगी जिसका कैरियर सियासत, आगे जाके उसने मुल्क की बिल्कुल बका भी के लिए नहीं, मेहनत बिल्कुल। करनी है? और मैं बहुत डरती थी बल्कि, और एमकेएम से तो जैसे हाँ। लगता था कि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जब थी तो जाहिर है हर यूनिवर्सिटी में होते ही हैं वहाँ पार्टियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो मैं तो समझे अगर कोई ग्रुप खड़ा हुआ भी होता था और मुझे पता चल जाता था कि किसी पार्टी का एमकेएम का क्योंकि ज़्यादा होता था कराची में, हाँ। तो मैं तो डर जाती थी, मतलब बात भी नहीं करी जा रही होती तो थी जब मुझसे। रिश्ता आया माँ बाप ने आसानी से दे दिया? तो उस टाइम तो ये इंजीनियर थे ना, ये तो सऊदीया आप- में थे। आप तो- इंजीनियर में मार खा गई। जी, मैंने तो इंजीनियर से शादी की थी। ये तो बाद में बिल्कुल। और जब वो रिजाइन भी दिया था हाँ। तब भी नहीं पता था कि कराची आने के बाद ये होने वाला अरे है। भाई आपने तो इसका मतलब है भाभी को पटाया है आपने, ये तो बाइक नहीं, ये तो चीटिंग हो गई है। देखें बिल्कुल ऐसा ही है, जो परसेप्शन बना हुआ था और उसमें जो है वो इनको भी परेशानी थी। और खाने हुआ ये कि उसके बाद चूंकि ये साथ ही है, ऑब्वियसली मेरी बेगम है तो साथ है, तो वो परसेप्शन किल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो हर तरह से ये जो है मुझे सपोर्ट करती है और चीज़ें भी अंडरस्टैंड करती है। तो वो जो परसेप्शन एमकेएम को लेके था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकी हद तक तो है वो क्लियर कर दिया। अली भाई सिंह असेंबली में जब आप जाते हो, मतलब वहाँ पे आपको सारी पार्टीज होती है,
अब हम थोड़ा सियासत पे भी आ जाते हैं। अब आपके मुखालफिन भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, अपना कोई आपको कोई चीज़ बयान देनी है या कोई भी चीज़ इम्प्रूवल करानी है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि आपके पास वसाइल होते हैं या इस पार्टी के पास वसाइल होते हैं कि मुल्क कराची की बका के लिए कोई काम कर सके? वेल देखिए, कुछ बुनियादी हमारे पास ये अब कैंसर का मर्ज हुआ है। अगर मैं इधर की गवर्नेंस को लेके बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन को बात करूं, और उसको हम पैनाडोल की गोली से हम चाहते हैं कि वो मर्ज जो है वो ख़त्म हो जाए, तो नहीं हो सकता। इस सिस्टम को और हॉलिंग की ज़रूरत है। कुछ बुनियादी हमारे टूल्स हैं, उसको ठीक कर लेंगे अगर, तो ये मुल्क भी चल जाएगा, ये शहर भी चल जाएगा। आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बहुत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यकीनी तौर पे हुकूमत को एज होता है, क्योंकि उनके पास हुकूमत होती है। उनको उनके गलत काम पे उनकी निशानदेही करना, उसको करेक्ट करवाना, उसको ठीक करवाना, उसको टाइमली नोटिस में लाना। हमें ये सहूलत मैसर है। MQM की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो मुखालिफ जमात है वो हुकूमत में यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 15 सालों में कोई ढंग का ऐसा काम ही नहीं किया है कि जिसके लिए हमें मुसीबतों के सोचना पड़े हमें कि इनके कौन से गलत काम है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिपार्टमेंट उठा लें, कोई महकमा उठा लें, किसी वजीर की कारकर्दगी उठा लें, सब जगह से जो है वो अफसरदगी आती है, करप्शन आती है, लूट खसूट आता है, मेरिट का कत्ल आता है, जाली डोमिसाइल पे भर्तियाँ आती हैं। यहाँ तो पूरी किताब लिखी जा सकती है इनके भाई कभी किताब लिखने का सोचा? वेल अभी तक तो कुछ देखिए, एक बात ये माशाल्लाह, हाँ मैंने सजेशन दिया है कि आप बुक स्टार्ट करें लिखना, क्योंकि जितना कुछ इनके साथ हुआ या हो रहा है माशाल्लाह ये कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, साथ के साथ चीज़ें जो हो रही हैं वो एक कलम बंद करके लिखते जाए, उसके बाद 5-6 साल बाद पब्लिश हो जाएगी। बल्कि मैं इनसे पूछ भी रही थी कि मेरा क्या रोल होगा, क्या लिखेंगे। आपका रोल जो घर में आप रोल बना रही है ना, वो सबसे अच्छा रोल है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, हम सियासत में फिर आ जाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हम आप जिस जगह हैं वहाँ पे बनता है। मुझे थोड़ा सा बताएं, घर के हवाले से बताएं, घर में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किस भाई से या बहन से? कौन सा भाई सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि यार मैं इस भाई से मुझे बहुत प्यार है, या बहन प्यार करती है? वेल भाइयों से मैं सच वो अगर बॉन्डिंग की बात, आपकी बहन में आई थी तो मुझे मिली थी, आई थी। जी एग्जैक्टली, उन्होंने मुझे जब मैं आई थी तो आजा अंदर आजा। मेरी जो बड़ी आपी हैं, मेरी जो बड़ी बहन है, सबसे ज़्यादा मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उनसे है वो, क्योंकि उन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला है। और उन्होंने जो है वो मुझे, मैंने बताया ना, पिटाई भी मैंने खाई है तो उन्हीं से खाई है। तो वो पिटाई इसलिए खाई है क्योंकि उनको पता था कि उनको राइट डायरेक्शन पे लेके जाना है, चीज़ें करनी है। तो मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो है मेरी अपनी बड़ी बहन से, और उसके बाद यकीनी तौर पे तमाम बहन तमाम भाई सभी बराबर होते हैं, बट सम जो एज वाली बात है तो वो मेरी बड़ी आपी से, और इसी वजह कर जो है वो। अच्छा, बाकी भाई पूछ सकती हूँ, बाकी भाई क्या करते हैं आप इस फील्ड में? कोई और सियासत में आया, किसी और को दिलचस्पी थी कि हम भी कोई मुल्क के लिए कोई काम करें? हाँ, मेरे मुझसे जो बड़ा वाला भाई है वो यकीन वो इलाकाई जो हमारे यूसीज और टाउन यूसी के चेयरमैन जो होते हैं उस टाइप तो वो यूसी के एक हमारे तंजीमी जिम्मेदार थे, और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके मैं भी पॉलिटिक्स में आया था। और उन्होंने ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे जो है वो कहते हैं ना लडर पे चढ़ाना, पटरी पे चढ़ाया, उन्होंने पुश किया, तो ही वॉज द वन। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, मैं इतने मजे की बातें करते करते पूरी चाय पी गई। इनको मैंने मौका ही नहीं दिया कि ये चाय पिए, क्योंकि चाय इस कदर किसने बनाई है चाय? ये हर घर की चाय अच्छी नहीं होती, मतलब चाय मैं हर घर की नहीं पी सकती, चाय बहुत अच्छी बनी है। तो खैर, चाय वाय भी हम साथ साथ पी रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, और साथ साथ वही बात है कि ईद के हवाले से ये स्पेशल प्रोग्राम आप देखेंगे। हम कराची के लिए इसलिए बात करें कि हम कराची में रहते हैं, तो कराची हमारा घर, हमारा दिल है। लोग कहते हैं जी पूरा पाकिस्तान हमारा, बेशक हमारा पाकिस्तान है, लेकिन जिस जगह हम रहते हैं हम उसको ओन ज़्यादा करते हैं। तो आप मुझे बताएं, फर्दर आगे क्या देखते हैं? कुछ बेहतरी है इस पार्टी के हवाले से कि हम यहाँ पे कुछ अच्छी प्रोसेस कर सकते हैं, कुछ अच्छी लोगों की जॉब्स आ सकती हैं? ये कराची देखें ब्लीड कर रहा है, और शहरी सिंध, मैं सिर्फ कराची की बात क्यों करूं, शहरी सिंध की अगर मैं बात कर लेता हूं, और फिर मैं एक स्टेप आगे बढ़ के पूरे सिंध की बात कर लेता हूं, तो पाकिस्तान के जो करता धरता है उनको भी रियलाइज़ करना होगा कि इनफ इज़ इनफ। यहाँ पे बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल है इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। क्रेडिट किसको देंगे यहाँ पे? अच्छा, अगर आप कहीं, मैं कहूँ कोई पार्टी में से कोई लोग जिसको आप थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहेंगे, यार ये लोग थोड़ा बहुत नज़र आ रहे हैं काम करते हैं?
देखिए मैं देखिए लड़ाने वाली बात तो मैं कर रही हूँ, पर सच तो बोलना नहीं, चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस निज़ाम में वो गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि डिलीवर कर ले। देखिए पिछले 1.5 साल से मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है ना, मुर्तज़ा वहाब साहब, क्यों नहीं वो ऐसे ड्रास्टिक काम कर रहे हैं कि जिसपे उनका सियासी मुखालिफ जो है वो भी उठ के तारीफ करना शुरू कर दे। नहीं हो रहा है ऐसी सूरत यार। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ, आप भी इस कराची शहर में पली बड़ी हैं, मैं भी इसी शहर का बासी हूँ। इस शहर ने अगर आखिरी तरक्की होती हुई देखी है तो वो MQM का एक सिटी नाजिम था सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उसके दौर में आखिरी तरक्की हुई है इस शहर में। उसके बाद तरक्की नापैद हो गई, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, उनकी हुक्मरानी आ गई। होना तो ये चाहिए था कि मैग्नैनिमिटी शो की जाती। बड़ी सियासी जमात सिर्फ कह देने से बड़ी सियासी जमात नहीं बन जाती है, उनको अपने एक्ट से बताना होता है। उनका एक्ट में इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना, बड़े फंडामेंटलिस्ट टाइप के हो जाते हैं ये लोग जब बात की जाती है शहरों की तरक्की के लिए, कि ऐसा लगता है हम पता नहीं किसी और जगह की तरक्की की बात कर रहे हैं। भाई कराची जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल है इस सूबे का। अगर कराची तरक्की करेगा तो सूबा तरक्की करेगा। इस माइंडसेट ने इस कराची को इस नहज पे लाके पहुंचा दिया है कि आज मेरे आपके घर के सामने जो गटर है वो भी उबल रही है, और उसको ठीक करने का कितने जो क्राइम आप देखें ना, पूरा रमजान में कितने लोग मरे हैं, लोगों के 50 से मोबाइल ज़्यादा। सेफ नहीं है। भाई का मोबाइल स्नैच हुआ है, मुझे दे मैं थोड़ा सा अफसोस करूँ जी, मेरे भाई का वॉलेट स्नैच हुआ, मोबाइल स्नैच हुआ नाज़माबाद में। सोचो कोई वो सेफ सिर्फ सहरी के टाइम पे, बल्कि इफ्तारी के बाद वो रोल पराठा लेने के लिए रुके और उन्होंने आके रोल कर दिया। देखिए हंसने की बात नहीं, इस तरह चला के गया। कितने रोल हमारे यहाँ जो डेली के हो रहे हैं। और अब जैसे ईद गुजर चुकी है, दोबारा से वही तो रुझान, वही सब कुछ होगा। हम यहाँ पे फिर दोबारा से इसलिए कहते हैं कि जो भी हुकूमत बनी है उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि पूरे मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएं, स्पेशली कराची को। और साथ साथ कराची तो मैं इसलिए कहूँगी, कराची वो है जो सबको पालता है। यहाँ पे आप देखिए हर तबके का बंदा पूरे पाकिस्तान से आता है और यहाँ पे रोज़गार कमाता है। यहाँ पे हर बंदा जी सकता है, मतलब वो जो ढाबा लगा रहा है वो भी, जो खाने वाला है वो भी, हर तरह का। खैर यहाँ से हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मैं पहले भाभी आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, कोई प्यारा सा मैसेज हमारे देखने वालों को दे दें, फिर हम भाई की तरफ आते हैं। मैसेज मैं दूंगी कि सबसे पहले तो फ़लस्तीन के हमारे जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए बहुत दुआ करें, और जितना आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं आप करें, अपना फ़र्ज़ आप अदा करें। और कुछ लोग कहते हैं कि बाइकआउट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका अपना अमल है, आप करें या ना करें, लेकिन कम से कम दिल को तो है ना कि हमने कोई तो हिस्सा डाला। तो आप अल्लाह को ये तो जवाब दे सकते हैं ना कि आपने वो चीज़ यूज़ नहीं करी जो वहाँ के को फ्यूल दे रहा था, और बिल्कुल किसी भी किस्म का बेनिफिट दे रही थी स्टाइल को। और बाकी ये कि कराची को ओन करें, कराची का ख्याल रखें और कराची को छोड़ के ना जाएं। हाय स्वीट, कराची को कोई छोड़ के नहीं जाएगा। जो यूथ जा रही है कि कराची में, पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रखा है, आप आएँ और खुद चेंज करें कराची को, क्योंकि ये आपका ही कराची है। चलिए जी, मैं भाई आपसे चाहूँगी कि जो आपको मैसेज हो, इस वक्त आपको माशाल्लाह बहुत लोग प्यार करते हैं, उस हवाले से मैसेज दें, कराची को हम किस तरह ऑन कर सकते हैं। कराची को ओन करने की अगर मैं बात करूं तो उसकी ओनरशिप की बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अपने घर के सामने वाला जो हिस्सा है ना उसको ओन करना शुरू कर देंगे। शहर कराची के तमाम लोग ये काम करना शुरू कर देंगे, पूरा शहर ओनरशिप में आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 15 सालों से इस शहर को ओनरशिप नहीं मिली है, और मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि इस शहर वालों ने आखिरी काम होता हुआ देखा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल भाई के टाइम पे आखिरी काम होता हुआ देखा है। ईद के हवाले से पैगाम सिर्फ इतना सा है कि हमें अकोमोडेट करने की ज़रूरत है। माशरती बहुत सारी बुराइयां मौजूद है हमारे यहाँ, और उनको ठीक करने के लिए हमें मिनिमम कॉमन एजेंडे पर मीट करना होगा लोगों के साथ। हमें इख्तलाफात को बालाए ताक रखना है, रखिए इख्तलाफात, मगर कुछ मिनिमम कॉमन एजेंडे पे हमें बैठ के चार्टर साइन करना होगा ताकि इस शहर की बेहतरी हो सके, इस सूबे की बेहतरी हो सके और इस मुल्क की बेहतरी हो सके। अल्टीमेटली बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैसेज सारा भाई ने और भाभी ने दे दिया। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम करने का ईद का मकसद ही ये था कि हम ऐसे लोगों के पास पहुँचें जो इस वक्त माशा इक़दार में भी हैं और जो अपनी ज़िम्मेदारी भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ईद के हवाले से भी एक प्रोग्राम आप तक पेश करना था। लेकिन बात वही आ जाती है, अली भाई ने बड़ी खूबसूरती से बोला है कि हम सबको ऑन करना पड़ेगा, ये मुल्क हमारा है, ये खाली कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा है। और ये ईद के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ईद में ईदी दीजिए। भाई आपने भी सुना है कहीं नोट वोट छुपा के रखा हुआ है। जब मैं आई थी तो मैंने आवाज़ लगा दी थी, भाई नोट अलग कर दीजिएगा मेरा।
खैर ये तो होता रहेगा। देखिए ईदी चाहे थोड़ी सी हो ज़्यादा हो, ईदी होती है। और जो लेने का मज़ा ना, खैर यहाँ से जाते जाते ईद में क्या लेके जाती हूँ ये तो नहीं बताऊँगी, लेकिन ईदी में ज़रूर लेके जाऊँगी। खैर यहाँ से इनकी पूरी फैमिली के लिए दुआएं, और आप भी हमें दुआओं में याद रखें। और मैं चाहती हूँ इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपने घरों में हमारा प्रोग्राम देखते रहें और ईद को एंजॉय करते रहें। इसी के साथ मुझे पूरी फैमिली को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।